नमस्कार छात्रों, आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कारवार जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर मध्यकालीन भारत का इतिहास जो पेपर फर्स्ट है हमारा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, आज हमारा टॉपिक है मोहम्मद बिन तुगलक। छात्रों, पिछले वीडियो में हम खिलजी साम्राज्य के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। जब 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, तब गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र जोना खां गद्दी पर बैठता है और यह मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध होता है। छात्रों, मोहम्मद बिन तुगलक के पिता का नाम गियासुद्दीन तुगलक, पिता गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में हो जाती है। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका वास्तविक नाम जूना खां या जोना खां, नहीं जोना खां के नाम से भी जाना जाता है, शासक बनता है। अपने वंश की परंपरा के अनुसार गद्दी पर बैठते ही इसने सोने चांदी के जो सिक्के थे वो जनता में बांटने शुरू कर दिए तथा अपने जो निकटतम रिश्तेदार थे, अपने मित्र थे तथा इसके जो स्वामी भक्त लोग थे, उन्हें इसने बड़े बड़े पद प्रदान किए। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो पद प्रदान किए गए वो इस प्रकार से हैं। इसने एक मुस्लिम सेनापति मलिक फिरोज मुस्लिम सेनापति मलिक फिरोज को इसने बरबक की उपाधि प्रदान की। मलिक फिरोज को इसने बरबक की उपाधि प्रदान की। मलिक बैजार खिलजी को कादर खां की उपाधि प्रदान की। कादर खां की उपाधि प्रदान की। लखनौती वली को ख्वाजा की उपाधि प्रदान की। मलिक अय्याज को भी ख्वाजा की उपाधि प्रदान की। कमालुद्दीन को सदर-ए-जहां की उपाधि प्रदान की। तो छात्रों, इस प्रकार से जब ये दिल्ली का शासक बनता है तो जनता में धन लुटाता है, सोने चांदी के सिक्के लुटाता है तथा अपने जो सहयोगी लोग हैं, अपने निकटतम रिश्तेदार हैं तथा इसके वफादार लोग थे, इसके मित्र थे, उनको इसने क्या किया, बड़े बड़े पदों पर नियुक्त किया। जैसे मलिक फिरोज को बरबक की उपाधि प्रदान की, मलिक बैजार खिलजी को कादर खां की उपाधि इसने दी, लखनौती वली को ख्वाजा की उपाधि प्रदान की, मलिक अय्याज नाम के सेनापति को इसने ख्वाजा की उपाधि प्रदान की, कमालुद्दीन को सदर-ए-जहां की उपाधि प्रदान की। तो इस प्रकार से छात्रों, ये गद्दी पर बैठते ही एक लोकप्रिय शासक के रूप में ये प्रचलित हुआ और इसने शासन करना प्रारंभ कर दिया। परंतु छात्रों, ये अत्यंत ही विवादास्पद व्यक्ति था। इतिहास में इसे रक्त पिपासु, पागल सुल्तान, सन की सुल्तान, कल्पनाशील सुल्तान के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो योजनाएं थी वो इसी के अधिकारियों ने चलने नहीं दी। धर्म गुरु तथा उलेमा वर्ग के जो लोग थे उन्होंने इसकी जो योजनाओं को आगे बढ़ने नहीं दिया। तो इसलिए क्या है कि यह एक महान सुसंस्कृत योग्य शासक, शिक्षित शासक होते हुए भी अपने प्रशासन में ये विफल रहा। तो छात्रों, इस प्रकार से जब ये गद्दी पर बैठा 1325 ईस्वी के बाद, तो उसने जो अपने विश्वसनीय लोगों को, अपने जो वफादार मित्रों को इसने बड़ी बड़ी उपाधियां प्रदान की, सोने चांदी के सिक्के जनता में बांटे। छात्रों, यह भारत का प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने सती प्रथा का विरोध किया। सती प्रथा पर रोक। भारत का प्रथम ऐसा शासक है जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई। यह भारत का प्रथम ऐसा शासक है जिसने अकाल के समय
अकाल के समय शिविर लगाया। जनता जब अकाल से दुखी थी तब जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए इसने शिविर लगाया। आज तक ऐसा शिविर किसी भी जो सल्तनत काल के शासक ने नहीं लगाया, परंतु इसने जनता के दुख दर्द को समझा और अकाल के समय इसने शिविर लगाया। छात्रों, यह दिल्ली का एक ऐसा शासक था जिसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है छात्रों? ये अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की इसने यात्रा की, इनके उसने दर्शन किए। ऐसा करने वाला ये भारत का प्रथम शासक था। छात्रों, इसने कृषि कार्य को बढ़ाने के लिए इसने दीवान अमीर को ही एक कृषि विभाग की स्थापना की। इसने कृषि विभाग की स्थापना की इसने, जिसका नाम था दीवान अमीर कोही। दीवान अमीर कोही नाम के कृषि विभाग की इसने स्थापना की। तो छात्रों, इस प्रकार से ये एक योग्य शासक था। जनता की इसने भलाई की, लेकिन इसकी योजनाएं विफल हो जाने के कारण इसे सर्वाधिक विवादास्पद व्यक्ति के रूप में जाना गया। इसके समय जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय अफ्रीकी यात्री जो मोरक्को का निवासी है इब्न बतूता, उसने भारत की यात्रा की। इसमें की छात्रों, इब्न बतूता, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता ने भारत की यात्रा की। इसके समय अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता ने भारत की यात्रा की और इस इब्न बतूता ने छात्रों रहला नामक ग्रंथ लिखा। इसका जो ग्रंथ का नाम था छात्रों वो क्या था? रहला। यह 8 वर्षों तक भारत में रहा। 8 वर्ष तक भारत में रहा। 8 वर्षों तक भारत में रहा। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे चीन में भारत का राजदूत बनाकर भेजा। भारत का राजदूत बनाकर भेजा। इसके अतिरिक्त छात्रों, यह दिल्ली में प्रधान गाजी भी बना। दिल्ली में छात्रों, मोहम्मद बिन तुगलक के समय अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत की यात्रा करता है। इसकी बातों से मोहम्मद बिन तुगलक प्रभावित होता है। इसे अपने राज्य में आश्रय प्रदान करता है, इसे अपने दरबार में आश्रय प्रदान करता है, इसे दिल्ली का प्रधान गाजी नियुक्त करता है। ये भारतवर्ष में 8 वर्षों तक रहा और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपना राजदूत बनाकर चीन के सम्राट के पास में भेजा। इस प्रकार से अफ्रीकी यात्री भारत में रहा और भारत में रहते हुए उसने तुर्की साम्राज्य पर आधारित, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक की विशेषताओं का उल्लेख किया गया, उसके साम्राज्य का उल्लेख किया गया है, उस मोहम्मद बिन तुगलक पर आधारित एक पुस्तक का निर्माण किया जिसका नाम था रहला नामक पुस्तक। कौन सी पुस्तक थी छात्रों? रहला। तो इस ग्रंथ का निर्माण इब्न बतूता ने किया। तो इस प्रकार से छात्रों यह विद्वानों का आश्रयदाता भी था। छात्रों, मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली में ब्लैक डेथ दिल्ली में ब्लैक डेथ मतलब प्लेग नामक एक बीमारी फैली दिल्ली में, जिसके कारण ये अत्यंत ही द्रवित हुआ और इसने दिल्ली की प्रजा की सुरक्षा के लिए अत्यधिक कार्य किए। इस प्रकार से छात्रों इसके समय में जो ब्लैक डेथ नामक जो बीमारी फैली, इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही दक्षिणी भारत में विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य तथा मदुरै
स्वतंत्र राज्य का निर्माण हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिणी भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। बहमनी साम्राज्य जो एक मुस्लिम साम्राज्य था उसकी स्थापना हुई। मदुरै जो कि हिंदू साम्राज्य था उसकी स्थापना हुई। विजयनगर तथा मदुरै हिंदू साम्राज्य थे और यह बहमनी मुस्लिम साम्राज्य था। तो इस प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बहमनी, मदुरै तथा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। इसके अतिरिक्त छात्रों, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सर्वाधिक जो 34 विद्रोह होते हैं, प्रथम भारत का ये प्रथम ऐसा शासक है जिसके शासनकाल में सर्वाधिक 34 विद्रोह हुए, जिसमें अकेले 27 विद्रोह दक्षिणी भारत में हुए। 34 सर्वाधिक 34 विद्रोह हुए, सर्वाधिक 34 विद्रोह। 27 विद्रोह जिसमें कहाँ हुए? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत 27 विद्रोह छात्रों का हो रहे हैं दक्षिण भारत में। तो छात्रों, इसका जो सामान्य परिचय था 1325 ईस्वी में अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक, जो जोना खां इसका वास्तविक नाम है, यह मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। गद्दी पर बैठते ही इसने अपने परिवार की परंपरा के अनुसार सोने चांदी के सिक्के बांटने प्रारंभ कर दिए। जनता में इसने सिक्के बांटे तथा अपने जो विश्वास पात्र व्यक्ति थे उन व्यक्तियों को इसने बड़े बड़े पद प्रदान किए तथा प्रजा की सुरक्षा के लिए तथा प्रजा की भलाई के लिए इसने कार्य करना शुरू किया। इसने हिंदू धर्म में व्याप्त सती प्रथा पर इसने रोक लगाने का प्रयास किया। ऐसा करने वाला ये प्रथम सुल्तान था। ये प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तथा बहराइच में स्थित संत सालर मसूद गाजी की दरगाह, बहराइच में कौन सी थी? बहराइच में संत सालर मसूद गाजी की दरगाह, मसूद गाजी की दरगाह की यात्रा की। यह भारत का प्रथम ऐसा शासक था जिसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो अजमेर में स्थित है उनकी यात्रा की तथा बहराइच में संत सालर मसूद गाजी की दरगाह है उसकी ये यात्रा कर रहे हैं। तथा जब भारतवर्ष में जो दिल्ली तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में जब अकाल पड़ गया तब इसने अकाल राहत कार्य के लिए एक शिविर लगाया। ऐसा करने शिविर लगाने वाला भी ये भारत का प्रथम शासक था। इसके समय दिल्ली में प्लेग जो ब्लैक डेथ के नाम से जानी जाती है, प्लेग नामक बीमारी फैल गई थी। तब इसने जनता की सुख सुविधाओं के लिए, उनके उपचार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। इसके अतिरिक्त मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिणी भारत में बहमनी साम्राज्य जो कि मुस्लिम साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य जो कि एक हिंदू साम्राज्य है, मदुरै साम्राज्य जो कि एक हिंदू साम्राज्य है। तो मदुरै तथा विजयनगर जो दोनों हिंदू साम्राज्य इनका स्थापना हुई तथा बहमनी जो कि मुस्लिम साम्राज्य उसकी स्थापना कहाँ हो रही है? दक्षिणी भारत में हो रही है। तो दक्षिणी भारत क्या है कि लगभग स्वतंत्र हो चुका था। दक्षिणी भारत पर अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार किया था तथा उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दक्षिणी भारत स्वतंत्र हो चुका है। तो इस प्रकार से इसके समय में ये 3 साम्राज्यों का उदय हुआ। इसके अतिरिक्त मोहम्मद बिन तुगलक के समय अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारतवर्ष में आया। इसने मोहम्मद बिन तुगलक के जीवन चरित्र को लेकर तथा भारत की तत्कालीन स्थिति को लेकर रहला नामक ग्रंथ की रचना की। इससे इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने दरबार में शरण दी। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 8 वर्ष तक रहा तथा इसके पश्चात इसे दिल्ली का राजदूत बनाकर दिल्ली से इसे चीन का राजदूत बनाकर भेजा गया। चीन के दरबार में ये राजदूत बनकर भी ये गया। इस प्रकार से जो अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत में रहा, तो ये विद्वानों का भी शरण देने वाला आश्रयदाता था। इस प्रकार से जो मोहम्मद बिन तुगलक एक योग्य व्यक्ति था, परंतु इतिहास में इसे अत्यंत ही विवादास्पद व्यक्ति, रक्त पिपासु व्यक्ति, सन की व्यक्ति तथा इसे सन की सुल्तान, रक्त पिपासु सुल्तान, कल्पनाशील सुल्तान के नाम से इसे जाना जाता है।
इसकी जो शासक बनने के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने विजय अभियान करना प्रारंभ किया। मोहम्मद बिन तुगलक एक महान विजेता भी था। इसने भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों पर आक्रमण किए और आक्रमण करके उन क्षेत्रों को जीतने का इसने प्रयास किया और जीता भी, जैसे मुल्तान, दिल्ली, दोआब, बंगाल, बिहार, राजपूताना, सिंध, पंजाब, ग्वालियर, कोंकण, अलीगढ़, कोंकण, अलीगढ़, वारंगल, अवध, इन साम्राज्यों पर, इन राज्यों पर इसने आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, मेवाड़ पर आक्रमण किया, परंतु मेवाड़ के राजा महाराणा हमीर देव सिसोदिया, जो सिसोदिया वंश के संस्थापक थे, महाराणा हमीर देव सिसोदिया ने मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित कर दिया और बंदी भी बना लिया। उसके बाद में इसे छोड़ा। तो इस प्रकार से मेवाड़ पर जब इसने आक्रमण किया तो मेवाड़ पर इसने ये विजय प्राप्त नहीं कर पाया, परंतु राजपूताना के कुछ क्षेत्र थे, इसे रणथंभौर है, तो इस प्रकार के जो क्षेत्र है उस पर जरूर इसने आक्रमण किया, परंतु राजपूताना में इसे जो विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो इस प्रकार से ये एक योग्य सेनापति भी था। तो योग्य सेनापति होने के कारण इसने अपने विजय अभियान को प्रारंभ किया और मुल्तान, दिल्ली, दोआब, बंगाल, बिहार, राजपूताना के कुछ क्षेत्र, सिंध, पंजाब, वारंगल, अवध, कोंकण, अलीगढ़ के क्षेत्रों पर इसने विजय प्राप्त की, परंतु मेवाड़ पर जब इसने आक्रमण किया तब मेवाड़ के शासक महाराणा हमीर देव सिसोदिया ने इसे पराजित कर लिया और बंदी बना दिया और बाद में इसे इसकी याचना करने पर जब इसने याचना की तो इसे मुक्त कर दिया। तो इस प्रकार से छात्रों जो इसने अपना विजय अभियान जारी रखा। तो छात्रों मोहम्मद बिन तुगलक को राजमुद्री का अभिलेख है, ये दुनिया की खान बताता है, मतलब इसकी उपाधि बता रहा है राजमुद्री शिलालेख, राजमुद्री शिलालेख। राजमुद्री शिलालेख इसे दुनिया की खान बताता है। जबकि एडम थॉमस नाम का विद्वान, एडम थॉमस नाम का विद्वान इसे सिक्का बनाने वाला सुल्तान, मुद्रा शास्त्री, धनवानों का युवराज, बताता है। राजमुद्री शिलालेख में छात्रों मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया की खान कहा गया है, जबकि एडम थॉमस नाम का विद्वान इसे मुद्रा शास्त्री, धनवानों का युवराज तथा सिक्के बनाने वाला सुल्तान के नाम से इसे संबोधित करता है। तो इस प्रकार से छात्रों ये एक महान शासक था, परंतु इसकी जो योजनाएं विफल हो जाने के कारण तथा इसके जो कार्य थे, इसके कुछ ऐसे कार्य थे जिसके कारण इसे सनकी सुल्तान, पागल सुल्तान के नाम से भी इसे जाना जाता है। छात्रों बर्नी तथा बदायूनी नाम का जो इतिहासकार है, बर्नी, बदायूनी और फरिश्ता, बर्नी नाम का इतिहासकार, बदायूनी
नाम का इतिहासकार और फरिश्ता नाम का इतिहासकार। फरिश्ता ये इतिहासकार इसके बारे में कहते हैं कि ये विद्वान व्यक्तियों को यातनाएं प्रदान करता था, संत सूफियों को यातनाएं देता था। इन्होंने क्या किया कि विद्वानों, संतों, सूफियों को ये यातनाएं प्रदान करता था। ये चीज कौन कह रहा है? बर्नी बदायूं तथा फरिश्ता नामक जो इतिहासकार हैं वो बताते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक पर ये आरोप लगा रहे कि ये अधर्मी था और विद्वानों, संतों, सूफियों के को ये यातनाएं प्रदान करता था। तो इस प्रकार से छात्रों कुछ जो विद्वान हैं, कुछ विद्वान जो इसके समकालीन हैं वो इसे अधर्मी घोषित करते हैं। कुछ इसके समकालीन विद्वान हैं जो इसके जो कार्यों की, इसके जो द्वारा जो कार्य किए गए थे, इसकी जो योजनाएं थी उसके बारे में कहते हैं कि इसका व्यक्तित्व तो सराहनीय योग्य था परंतु इसके कार्य थे वो निंदा योग्य थे। मतलब समकालीन इतिहासकार ये भी बता रहे हैं कि इसके जो कार्य थे वो तो निंदा योग्य थे, वो निंदनीय कार्य थे। इसने तथा इसका जो व्यक्तित्व था वो योग्य था, क्योंकि ये सुसंस्कृत व्यक्ति था तथा इससे शिक्षित सुल्तान था। भारतीय इतिहास में जो तुर्की सुल्तान हुए इससे पहले के, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इस प्रकार के जो भी शासक हुए हैं उन सभी शासकों में ये सबसे सुशिक्षित था, योग्य था। इसने सैनिक शिक्षा प्राप्त कर रखी थी, हर प्रकार से ये योग्य था। परंतु इसकी जो कार्य थे, जैसे इसके जो कार्य थे उसका सभी कार्य विफल रहे, तो उन कार्यों के विफल हो जाने के कारण इतिहासकारों ने कहा कि इसके कार्य जो भी थे, जो भी कार्य किए वो सभी निंदा योग्य थे, केवल इसका व्यक्तित्व था वो सही था इसका। तो इस प्रकार से छात्रों इसके बारे में ये कहा जाता है। जब सुल्तान बना तो इसने क्या किया? विजय अभियान जारी रखा और एक विशाल भूभाग पर अपने साम्राज्य की स्थापना कर ली। जनता के सुख दुख के अंदर उनकी सुविधाओं के लिए हमेशा तत्पर रहता था। परंतु इसने जो कुछ योजनाएं बनाई वो योजनाएं क्या हुई? विफल हो गई। जिस प्रकार से अब देखेंगे हम इसकी योजनाएं। और अब ये मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं, मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं। छात्रों इसकी जो प्रमुख योजनाएं थी, राजधानी का परिवर्तन करना, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करना, खुरासान विजय के लिए उस पर आक्रमण करना, कराई जल पर आक्रमण करना। तो इस प्रकार की जो योजनाएं थी इसकी योजनाएं तो अत्यंत ही महान योजनाएं थी, परंतु इसकी सभी योजनाएं कुछ कारणों से विफल हो गई, जिसमें इसके अधिकारियों ने इसका साथ नहीं दिया, तो कहीं प्रजा ने इसका साथ नहीं दिया, तो कहीं सेना ने इसका साथ नहीं दिया। तो इस प्रकार से इसकी जो महान योजनाएं थी वो महान योजनाएं विफल हो गई और इसीलिए ये असफल सुल्तान के नाम से भी जाना गया। तो इसकी जो योजनाएं थी छात्रों, वो पहली इसकी योजना है राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन 1327 ईस्वी में 1327 ईस्वी में इसने एक निर्णय लिया कि जो मेरी राजधानी है दिल्ली से हटाकर मैं कहाँ ले जा रहा हूँ? देवगिरी अर्थात दौलताबाद। दिल्ली से दौलताबाद मतलब देवगिरी। दिल्ली से हटाकर ये अपनी राजधानी कहाँ ले गया? ये देवगिरी ले गया। अब इतिहासकारों में इसमें मतभेद है कि कुछ इतिहासकार इसे बताते हैं कि मंगोलों का आक्रमण हो रहा था, मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए, अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए ये वहां ले गया। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि दिल्ली की जनता थी, दिल्ली की जनता ने इसके विरुद्ध अशोभनीय बातें की, अतः दिल्ली की जनता को परेशान करने के लिए अपनी राजधानी ले गया। कारण कुछ भी रहा हो, परंतु 1327 ईस्वी में जब इसने अपनी राजधानी
का परिवर्तन किया। अपनी राजधानी का जब परिवर्तन कर रहा है तब दिल्ली से लेके देवगिरी तक इसने प्रजा की सुख सुविधा के लिए 700 मील लंबी सड़क बनाई। 700 मील की सड़क, 700 मील की सड़क कहां से कहां तक बनाई? दिल्ली से लेके दौलताबाद अर्थात देवगिरी तक, ताकि उसकी प्रजा को परेशानी न हो और उसकी प्रजा आसानी से दौलताबाद पहुंच सके। तथा सड़क के दोनों तरफ उसने जगह जगह पर सरायों का निर्माण करवाया ताकि प्रजा उसके अंदर ठहर सके। रात्रि विश्राम की उचित सुविधा की गई, निःशुल्क भोजन का वितरण किया गया। इस प्रकार से उसने अपनी राजधानी को परिवर्तित किया। 1327 ईस्वी में इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया। जब स्थानांतरित किया तब उसने दिल्ली से दौलताबाद तक 700 मील लंबी एक सड़क बनाई तथा उस सड़क पर जगह जगह इसने सरायों का निर्माण करवाया। उन सरायों में निःशुल्क भोजन की व्यवस्था, निःशुल्क पानी की व्यवस्था, निःशुल्क विश्राम करने की व्यवस्था दी गई। इस प्रकार से इसने अपनी राजधानी परिवर्तित की, परंतु प्रजा को इसकी ये राजधानी परिवर्तन करने की योजना पसंद नहीं आई तथा प्रजा की भावनाओं का सम्मान करते हुए इसने अपनी राजधानी दौलताबाद से पुनः दिल्ली स्थानांतरित कर दी। अर्थात ये अपनी राजधानी परिवर्तन करता है और राजधानी परिवर्तित करके पुणे कहाँ ले आता है? दिल्ली में ले आता है। जनता खुश नहीं थी राजधानी परिवर्तन करने से इसलिए ये पुणे लाता है। इसमें इसको भारी खर्चा करना पड़ता है, जिससे इसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। इस प्रकार से जो ये राजधानी परिवर्तन के कारण जो राजधानी परिवर्तन की योजना थी वो इसकी विफल हो गई। इसके अलावा छात्रों जो अगली इसकी योजना थी वो योजना थी इसकी दोआब क्षेत्र में कर बढ़ी। दोआब क्षेत्र में कर बढ़ी। छात्रों दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? दोआब। कोई भी दो नदी होती है उसके बीच का क्षेत्र होगा जो उपजाऊ क्षेत्र वो क्या कहलाएगा? दोआब कहलाएगा। यहाँ पर जो ये दोआब का क्षेत्र है वो कौन सा है? गंगा व यमुना नदी के मध्य का क्षेत्र है। यमुना, गंगा व यमुना नदी के मध्य का क्षेत्र है। मध्य का क्षेत्र गंगा तथा यमुना नदी के जो ये मध्य का क्षेत्र था दोआब, ये अत्यंत उपजाऊ था। यहाँ पर इसने करों में कुछ वृद्धि की, जैसे जो कर थे उसमें इसने वृद्धि कर दी। इन करों में इसने क्या किया कि कर वृद्धि थी इसकी 1/10 से लेकर 1/20 तक। करों में जो वृद्धि की गई थी वो कितनी थी? 1/10 से लेकर 1/20 तक। परंतु जो करों में ये वृद्धि की गई थी ये ज्यादा नहीं थी। वहाँ के लोग आसानी से इस प्रकार का ये कर दे सकते थे। परंतु उस साल जब इसने करों में वृद्धि की उस साल दोआब क्षेत्र में अकाल पड़ गया, अर्थात जो फसलें थी वो नष्ट हो गई, इतनी पैदावार नहीं हो सकी और इसने अपने कर्मचारियों को कर वसूलने का आदेश दे दिया। कर्मचारी जो आदेश पाकर कर वसूलने के लिए गए और उन्होंने जब जनता ने कर देने से मना किया तो अधिकारियों ने, जो कर वसूल करने वाले अधिकारी थे, उन अधिकारियों ने क्या किया? जनता पर अत्याचार करने लगे, उनको प्रताड़ित करने लगे, जिससे जनता दुखी हो गई और अपनी फसलों को छोड़कर, अपने घरों को छोड़ के जंगलों में भाग गए या किसी अन्यत्र दूसरे स्थान पर चले गए। जब इस बात का पता मोहम्मद बिन तुगलक को लगता है तो जंगलों में छिपे हुए किसानों पर वो अत्याचार करवाता है, उनको वो मरवा देता है। जब मोहम्मद बिन तुगलक को वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो जाता है कि दोआब क्षेत्र में के लोग कर क्यों नहीं दे पा रहे हैं, तो उसने क्या किया कि लोगों को सुविधाएं प्रदान की। किसानों के लिए उन्होंने मुफ्त में ऋण बांटे तथा बेलों की जोड़ी, खेती करने के लिए बेलों की जोड़ी प्रदान की। तो इस प्रकार से तो इसकी ये योजना थी दोआब क्षेत्र पर कर लगाने की, वो इसके अधिकारियों की कमी के कारण ये योजना भी क्या हुई? विफल हो गई। तो इससे भी क्या है कि जो जनता थी, जनता क्रोधित हो गई। तो ये दोआब क्षेत्र पर जो कर लगाने की योजना भी क्या हुई? विफल हो गई। इसकी छात्रों एक योजना और थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक
मुद्रा का प्रचलन। छात्रों, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत इसने चांदी की जो सिक्का था, चांदी का सिक्का क्या कहलाता था छात्रों? इसमें टंका, चांदी का सिक्का उस समय टंका कहलाता था। तो चांदी के सिक्के के स्थान पर इसने क्या किया कि तांबे की मुद्रा का प्रचलन, स्थान पर तांबे की मुद्रा का प्रचलन, तांबे की मुद्रा का प्रचलन। मोहम्मद बिन तुगलक ने छात्रों क्या किया कि जो तांबे का सिक्का प्रचलित करवाया। प्रारंभ में चांदी का टंका प्रचलित था, परंतु इसने उसके स्थान पर कौन सा सिक्का चलाया? तांबे का सिक्का चलाया। ये थी सांकेतिक मुद्रा। तो इसके अंतर्गत क्या छात्रों कि ये जो सांकेतिक मुद्रा क्यों चलानी पड़ी उसे? सांकेतिक मुद्रा चलाने का कारण छात्रों ये था कि विश्व में आर्थिक मंदी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय संपूर्ण विश्व में आर्थिक मंदी थी। संपूर्ण विश्व आर्थिक मंदी के चपेट में आ चुका था। विश्व में सोने तथा चांदी की कमी हो चुकी थी, इसलिए सोने व चांदी के सिक्कों का निर्माण नहीं किया जा सकता था। इसीलिए इसने क्या किया? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। दूसरा कारण क्या था कि 1327 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी का परिवर्तन किया, तो राजधानी परिवर्तन करने के बाद में उसे जो भारी खर्चा करना पड़ा, जैसे 700 मील लंबी उसने सड़क बनवाई तथा जब राजधानी परिवर्तित की तो उस समय जो लोग दिल्ली से देवगिरी गए उनके लिए उसने क्या किया कि सरायों का निर्माण कराया, मुफ्त भोजन पानी की व्यवस्था करवाई। तो इसके अंदर भारी खर्चा हो गया, जिसके कारण क्या हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक का राजकोष रिक्त हो गया। तो इस कारण से उसकी आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी छात्रों, और उसने क्या किया कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। एक कारण ये था कि मोहम्मद बिन जो तुगलक के समय जब ये शासक बनता है 1325 ईस्वी में, मोहम्मद बिन तुगलक जब शासक बन रहा है उस समय अपने वंश की परंपरा के अनुसार इसने सोने में चांदी के सिक्के जनता में बांट दिए, जिसके कारण क्या हुआ? खजाना खाली हो गया। तो छात्रों, विश्व में आर्थिक मंदी के कारण तथा सोने चांदी की कमी के कारण तथा शासक बनता है उस समय ये गरीबों में सिक्के बांट देता है, उसके कारण। और इसके अतिरिक्त जो इसने तांबे का जो सिक्का चलाया, तांबे का सिक्के चलाने का इसने आदेश दे दिया। तो इसका जो आदेश हुआ छात्रों, आदेश जब इसने दे दिया तांबे के सिक्के चलाने का, तो उस समय क्या हुआ छात्रों की टकसाल पर मोहम्मद बिन तुगलक का किसी प्रकार का कोई नियंत्रण स्थापित नहीं था। नियंत्रण न होने के कारण लोग घरों में ही तांबे के सिक्के बनाने लगे। जहाँ से भी लोगों को जहाँ से भी तांबा मिलता था, तांबा खरीद कर ले आते थे तथा उनसे वो सिक्के बनाने लग गए, जिससे मोहम्मद बिन तुगलक की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो गई, डगमगाने लगी। जब उसे अपनी इस योजना के विफल होने का पता चला, तब उसने एक आदेश जारी करवाया और कहा कि सोने चांदी के सिक्के ले जाओ और तांबे के सिक्के हमें जमा करा जाओ। तो छात्रों, अब भारी मात्रा में सोने चांदी के सिक्के लोग बनाने लगे। तो छात्रों, सांकेतिक मुद्रा का इसने प्रचलन कराया, ये योजना विफल हो गई। सांकेतिक मुद्रा क्या थी? प्रारंभ में जो टंका अर्थात चांदी का जो सिक्का चलता था, उसके स्थान पर मोहम्मद बिन तुगलक ने अब तांबे का सिक्का जारी करवाया और उसने ये जो सिक्का जारी करवाया, परंतु टकसालों पर मोहम्मद बिन तुगलक का नियंत्रण न होने के कारण लोग घरों में ही सिक्के बनाने लग गए, जिससे अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने आदेश दिया कि सोने व चांदी के सिक्के ले जाओ तथा आप हमें जो
तांबे के सिक्के दे जाओ। तो इसकी योजना विफल हो गई, आर्थिक स्थिति डगमगा गई। सांकेतिक मुद्रा जो निर्माण करने का कारण क्या रहा, ये राजधानी परिवर्तन के समय उसे भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ी। दूसरा, उसके शासन मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आ चुकी थी, जिसके कारण मोहम्मद बिन तुगलक की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी। विश्व में सोने व चांदी की कमी हो गई, जिसके कारण सोने व चांदी के सिक्कों का निर्माण नहीं हो पा रहा था। इस कारण से उसने क्या किया कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया। एक कारण ये भी रहा कि जब वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो उसने जनता को सोने में चांदी के सिक्के बांटना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण भी क्या हुआ, उसके राजकोष खाली हो गया। तो निम्न कारणों के चलते उसने चांदी के सिक्के के एवज में उसने तांबे का सिक्का प्रचलित करवाया, जो इसकी ये योजना विफल रही। तो इस प्रकार से छात्रों इसकी जो तीसरी योजना थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, ये योजना भी विफल हुई। छात्रों पहली इसकी योजना क्या थी, राजधानी परिवर्तन करना, राजधानी परिवर्तन पहली ये योजना थी। दूसरी इसकी योजना थी दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। तीसरी इसकी योजना है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तो इस प्रकार से छात्रों इसकी ये योजनाएं क्या हुई, विफल हो गई। इसकी जो अगली योजना थी छात्रों वो थी खुरासान पर आक्रमण, खुरासान पर आक्रमण। खुरासान पर आक्रमण छात्रों, खुरासान मध्य एशिया में स्थित था। कहाँ स्थित था छात्रों, ये खुरासान, यहां देखते हैं छात्रों हम खुरासान। खुरासान कहां पर था छात्रों, मध्य एशिया में। खुरासान जो राज्य था मध्य एशिया में स्थित था और भारत की राजधानी दिल्ली से खुरासान का मार्ग भी अत्यंत ही कठिन था, अत्यंत दुर्गम मार्ग था। परंतु मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में कुछ खुरासानी सरदार निवास करते थे, खुरासानी अमीर निवास करते थे। इन खुरासानी अमीरों ने मोहम्मद बिन तुगलक को बताया कि इस समय खुरासान जो राज्य की राजनीतिक स्थिति डामाडोल है, प्रशासनिक स्थिति डामाडोल है, तथा इस स्थिति का आप फायदा उठाइए और खुरासान पर आपको आप विजय कर डालिए। तो मोहम्मद बिन तुगलक खुरासानी अमीरों की बातों में आ गया और उसने क्या किया कि खुरासान विजय करने का निश्चय किया। खुरासान दिल्ली से बहुत दूर था। उसने 3,70,000 की सेना, कितनी छात्रों, 3,70,000 की सेना, 3,70,000 की सेना के साथ उसने खुरासान पर आक्रमण किया। 3,70,000 की सेना के साथ उसने कहाँ आक्रमण किया, खुरासान पर आक्रमण किया। और जो ये भारत के जो सैनिक थे, जो मुगल जो ये तुर्क सैनिक थे, तुर्क सैनिकों को मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, 1 साल का एडवांस में वेतन दे दिया। 1 साल का एडवांस में वेतन दिया तथा खुरासान विजय के लिए उन्हें भेजा। 3,70,000 जो पुलिस जो इसके सेना के अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनको वेतन दिया गया। परंतु इसी समय क्या हुआ कि खुरासान की जो राजनीतिक स्थिति ठीक हो गई, वहां पर एक योग्य नेतृत्व वाले योग्य नेतृत्व वाले शासक गद्दी पर बैठ चुके थे। इसलिए ये जो इसकी जो योजना थी विफल हो गई। छात्रों, खुरासान पर जब आक्रमण किया इसने, 3,70,000 की सेना के साथ आक्रमण कर रहा है। ये 1 साल का ये अग्रिम पेमेंट भी अपनी सेना को दे रहा है। परंतु इसमें क्या हो रहा है छात्रों, इससे जो इस अभियान में खुरासान पर जब आक्रमण करने की तैयारी करते हैं और सेना बीच रास्ते तक पहुंच जाती है, तो पता चलता है कि खुरासान की जो स्थिति है वो ठीक हो चुकी है और वहां पर एक योग्य नेतृत्व करने वाला शासक जो राजा बन चुका है वहां का। तो ऐसी स्थिति के अंदर इस प्रकार की योजनाएं उसे त्यागनी पड़ती है। तो खुरासान पर आक्रमण की योजना उसको त्यागनी पड़ी और जो सेना को भी 1 साल का उसने पेमेंट दे दिया। सेना के जो अस्त्र शस्त्रों तथा उनके घोड़ों तथा उनके की जो व्यवस्था की, उस पर भी इससे क्या है, भारी क्षति उठानी पड़ी। तो इस प्रकार से छात्रों जो खुरासान विजय की योजना है
खुरासान विजय की योजना भी इसकी असफल हुई। तो इस प्रकार से छात्रों जो इसकी योजनाएं थी वो असफल हो रही थी। असफल होने का कारण क्या था छात्रों? असफल होने का कारण इसके जो अधिकारी थे, इसके जो सेनानायक थे, वो इसकी मदद नहीं कर रहे थे और इन्होंने इसकी मदद नहीं की। इसी प्रकार से उसकी इस प्रकार की जो प्रभावी योजनाएं थी वो प्रभावी योजनाएं भी क्या हुई? विफल हो गई। तो छात्रों अगली जो योजना है मोहम्मद बिन तुगलक की वो है कराईजल पे कराईजल आक्रमण की योजना। अर्थात कराईजल का जो क्षेत्र है जिसे कराईजल का जो क्षेत्र है उस पर इसने आक्रमण की योजना बनाई, वो योजना भी इसकी विफल हुई। तो छात्रों अब क्या है? कराईजल विजय की योजना।